प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में हम लोधी डायनेस्टी की हिस्ट्री कवर करने जा रहे हैं। तो ये लोधी डायनेस्टी क्या है? तो लोधी डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत की आखिरी डायनेस्टी है, यानी 5 जो डायनेस्टियां हैं जिनसे मिलकर दिल्ली सल्तनत बना था। एक के बाद एक के बाद एक 5 डायनेस्टियों ने दिल्ली सल्तनत के जरिए इंडिया पे रूल किया ना। 1206 से लेके 1526 तक चली है दिल्ली सल्तनत। तो इसी दिल्ली सल्तनत की आखिरी फैमिली 1451 से लेके 1526 तक जिसने राज किया वो लोधी डायनेस्टी ही है। तो ये आप देख रहे हो इनका मैप, इनकी जो इन्फ्लुएंस थी, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस कह लो, या इनका किंगडम यहां फैला हुआ है। गौड़, गौड़ यानी बंगाल, सहारनपुर उत्तर प्रदेश, ये आप देख रहे हो राजस्थान की बाउंड्री, पूरा का पूरा पंजाब, ये सब लोधी डायनेस्टी के कंट्रोल में थे। तो आइए डिटेल में देखते हैं इनके बारे में। तो लोधी डायनेस्टी, अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या थी लोधी डायनेस्टी, तो हम क्या कहेंगे कि दिल्ली सल्तनत की आखिरी डायनेस्टी साबित हुई। और ये लोग जो है बाकी डायनेस्टी वालों से अलग थे। जो बाकी डायनेस्टीज थी वो टर्किश ओरिजिन की थी, टर्किश खून दौड़ता था उनके अंदर, जबकि जो लोधी डायनेस्टी है ये बेसिकली अफगान थे, अफगान या पश्तून। पश्तून एक ट्राइब है जो अफगानिस्तान में पाई जाती है। तो यहां से आप कह सकते हो कि पहली बार अफगानों का राज शुरू हुआ इंडिया में। इंडिया में अभी तक टर्किश रूल चल रहा था, अब अफगान रूल करेंगे। इन लोगों ने 1451 से लेके 1526 तक ऑलमोस्ट 75 साल तक इंडिया पे रूल किया है। तो ये जो डायनेस्टी है, ये डायनेस्टी सैयद डायनेस्टी के बाद डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई। तो हम कह सकते हैं कि सैयद डायनेस्टी को रिप्लेस किया लोधी डायनेस्टी ने, और इस तरह ये 5th एंड लास्ट डायनेस्टी बन गए दिल्ली सल्तनत के। तो जब ये डायनेस्टी चल रही थी दिल्ली सल्तनत में, तो यहां पे इस डायनेस्टी में कई तरह के रिफॉर्म्स हुए। एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत बनाने की कोशिश की गई, आर्मी को स्ट्रेंथन किया गया। क्यों? क्योंकि तैमूर जैसे लोगों की अटैक की वजह से इंडिया जो है बिल्कुल बर्बाद हो चुका था, बर्बादी की कगार पे पहुंच चुका था, और दिल्ली सल्तनत काफी कमजोर हो गई थी। तो आप कह सकते हो कि इस डायनेस्टी वालों को अच्छा खासा वक्त मिला, 75 साल तक रूल करने का वक्त मिला। तो इन लोगों ने उन 75 सालों में थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम्स आ गई थी दिल्ली सल्तनत में, उनको दूर करने की कोशिश की, उसको दिल्ली सल्तनत को रिवाइव करने की कोशिश की। कैसे रिवाइव किया? कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए, अपनी आर्मी को फिर से स्ट्रांग बनाया, और कल्टीवेशन यानी खेती बाड़ी में रिफॉर्म्स किए, क्योंकि खेती बाड़ी होगी तभी तो रिवेन्यू जनरेट होगा और राजा के पास पैसे पहुंचेंगे। तो रिफॉर्म्स का टाइम था ये लोधी डायनेस्टी का। तो आखिरी जो सैयद डायनेस्टी को उखाड़ के फेंकने वाला कौन था? बहलोल लोधी था। तो जब हमने सैयद डायनेस्टी की वीडियो करी थी तो वहां हमने देखा था कि बहलोल लोधी नाम का एक मिलिट्री जनरल था, उसने सैयद डायनेस्टी के आखिरी रूलर, जो उसका आखिरी रूलर था, उससे कहा, उसको फोर्स किया कि तुम गद्दी छोड़ दो अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो 1451 में बहलोल लोधी ने एक तरह से कैप्चर कर लिया था दिल्ली सल्तनत की गद्दी को। तो आइए पता करते हैं कि ये बहलोल लोधी कौन था। तो बहलोल लोधी ये तो हम देख ही चुके हैं कि इसने 1451 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी कैप्चर कर ली थी। कैसे कैप्चर की थी? जो सैयद डायनेस्टी का आखिरी राजा था उससे कहा कि तुम गद्दी छोड़ दो, तुम काफी वीक हो, तुम लायक नहीं हो सुल्तान बनने के, और तुम बदायूं जाके रहो, दिल्ली में तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो इस तरह से 1451 में स्टैब्लिश हो गई थी लोधी डायनेस्टी। तो लोधी डायनेस्टी का सुल्तान बनने से पहले ये सरहिंद नाम की जगह का गवर्नर हुआ करता था। तो सरहिंद कौन सी जगह है? तो आज के मॉडर्न इंडिया की अगर आप बात करोगे तो ये पंजाब का फतेहगढ़ जिला है। तो फतेहगढ़ जिला पहले सरहिंद कहलाता था, वहीं का गवर्नर था ये। तो इसने ये जब सुल्तान बन गया, तो जब ये सुल्तान बना उस वक्त दिल्ली सल्तनत की ताकत बहुत कम हो चुकी थी। सिर्फ पंजाब और दिल्ली वाला जो इलाका था उसी पे दिल्ली सल्तनत का कब्जा रह गया था। जो गुजरात, राजस्थान, बंगाल, इस तरह के एरियाज दिल्ली सल्तनत से इंडिपेंडेंट हो चुके थे। तो इसने पहला जो काम किया यही किया कि दिल्ली सल्तनत को फिर से स्ट्रांग बनाया जाए, उसको फिर से रिवाइव किया जाए।
तो इसके लिए इसने क्या किया कि जो दिल्ली और उसके आसपास की टेरिटरीज थी उसको फिर से कैप्चर करके दिल्ली सल्तनत में मिलाने की कोशिश इसने स्टार्ट कर दी। तो इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर है दिल्ली सल्तनत के लिए तो वो ये है कि इसने जौनपुर जैसे बड़े जगह को, जौनपुर जैसी बड़ी किंगडम को, बहुत इंपॉर्टेंट और मजबूत किंगडम हो गई थी, तो उसके सुल्तान को हराया। देखो वहां भी सुल्तान हो गया था क्योंकि इन लोगों ने दिल्ली सल्तनत को गुड बाय कर दिया था और अपने आप को इंडिपेंडेंट सुल्तान डिक्लेयर कर दिया था। तो जौनपुर के सुल्तान को हरा के जौनपुर को वापस से दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना दिया बहलोल लोदी ने। तो जब जौनपुर इसके कंट्रोल में आ गया तो इसने अपने सबसे बड़े बेटे को जौनपुर का गवर्नर बना दिया। तो ये थी बहलोल लोदी की कहानी। तो जब ये गद्दी पे बैठा तो उस वक्त ऐसा माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत दिल्ली से लेके पालम तक ही चलती थी। दिल्ली, तो एक कहावत थी कि शाह आलम दिल्ली से पालम, तो वही वाली बात है कि सिर्फ नाम के सुल्तान रह गए थे। तो इसको गद्दी क्या मिली? बिल्कुल मुरझाई हुई दिल्ली सल्तनत मिली, वो दिल्ली सल्तनत जिसके अंडर कुछ है ही नहीं। लेकिन जब ये 80 साल की उम्र में मरा तो उस वक्त दिल्ली सल्तनत को इसने इतना एक्सपेंड कर दिया था कि दिल्ली सल्तनत पानीपत से लेके, पानीपत यानी पंजाब से लेके बिहार तक फैला हुआ था। ठीक है। बहलोल लोदी के बारे में कहा जाता है कि वो काफी सिंपल इंसान था, ज्यादा दिखावा नहीं करता था, इसलिए उसने कभी कोई बहुत बड़ी टाइटिल भी नहीं ली। अपने आप को कोई बहुत बड़ा ऐसा सुल्तान, गयासुद्दीन या अलामुद्दीन, इस तरह की कोई बड़ी टाइटिल भी खुद को नहीं दी। ना ही वो कभी गद्दी पे बैठा, सुल्तान की गद्दी पे वो नहीं बैठता था। वजह थी इसकी क्या वजह थी? अफगानों में एक कल्चर था कि वो लोग जो है जो भी करते थे एक ग्रुप बना के करते थे। तो उनमें था कि कोई सुल्तान नहीं है, हम सब मिल के राज करते हैं। तो अफगान ट्राइब का यही फंडा होता था कि पूरी ट्राइब ही मिल के लड़ाइयां जीतती थी, पूरी ट्राइब मिल के फैसले करती थी। तो इसके जो बाकी अफगान सरदार थे, ये कोई सुल्तान का बेटा तो नहीं था ना, इसने तो दिल्ली छीनी थी। तो इसके जैसे और भी कई अफगान सरदार थे, तो वो तो इसके बराबर ही हुआ करते थे ना जब तक ये सुल्तान नहीं बना था। तो सुल्तान बनने के बाद भी इसने उन अफगान सरदारों को बिल्कुल अपने बराबरी पे रखा। कभी उनको फील नहीं होने दिया कि मैं तुमसे बड़ा बन चुका हूं, मैं अब सुल्तान बन चुका हूं, तुम लोग तो बस मामूली सरदार हो। नहीं। तो ना ही ये कभी गद्दी पे बैठता था, और जब भी अफगान सरदार आते थे ये उनके साथ ही जमीन पे बैठता था, उनके बराबर ही बैठता था। क्यों? ताकि अफगानों को बुरा ना लगे और उनकी सपोर्ट हमेशा इसकी तरफ बनी रहे। तो इसकी 1489 में डेथ हो जाती है। तो डेथ होने के बाद जो इसका दूसरा बेटा था सिकंदर लोदी, वो अगला सुल्तान बनता है। बड़ा बेटा इसका वो तो जौनपुर का सुल्तान है, जौनपुर का गवर्नर बना दिया है उसको। उससे भी ज्यादा कैपेबल था सिकंदर लोदी, इसलिए इसकी डेथ के बाद जो अगला एम्परर बनता है वो बनता है सिकंदर लोदी। तो आज हमको बहलोल लोदी की जो टूम्ब है, जो उसका मकबरा है, वो चिराग दिल्ली नाम की जगह पे देखने को मिल सकता है। तो अब बात करते हैं सिकंदर लोदी की। तो सिकंदर लोदी कौन था? तो बहलोल लोदी का दूसरा बेटा था ये। तो बहलोल लोदी का बड़ा बेटा जो जौनपुर का गवर्नर था, उससे इसको लड़ना पड़ा सिकंदर लोदी को, क्योंकि कल्चर तो यही कहता है कि बाप के मरने के बाद बड़ा बेटा ही बनेगा। तो इसने अपने बड़े भाई को हराया, लेकिन उसको मारा नहीं, उसको जौनपुर का गवर्नर ही बने रहने दिया और खुद सुल्तान बन के रूल करने लगा। तो ये सुल्तान कब बना? 1489 में। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमको याद रखनी चाहिए कि आगरा की जो सिटी है वो इसने ही स्टैब्लिश की। इसके पहले जो दिल्ली सल्तनत का कैपिटल है वो दिल्ली हुआ करता था। जितने राजा थे वो दिल्ली के महलों में रहते थे। इल्तुतमिश भी दिल्ली में रहता था। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, जो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, वो भले ही लाहौर में रहता था। उसके बाद जितने भी राजा आए वो सब दिल्ली में रहते थे। लेकिन सिकंदर लोदी ने क्या किया? उसने दिल्ली की कैपिटल छोड़ दी, क्योंकि दिल्ली में उसको खतरा महसूस होता था कि अटैक्स वगैरह हो सकते हैं। तो दिल्ली के से दूर चला गया और आगरा नाम की एक सिटी को उसने स्टैब्लिश किया। एक ब्रांड न्यू सिटी वो बनाता है, आगरा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हु इज द फाउंडर ऑफ आगरा?
आगरा नाम के शहर की स्थापना किसने की? तो सिकंदर लोदी ने की, और अपना कैपिटल दिल्ली से लेके ये आगरा चला जाता है। अब जब ये आगरा चला गया तो आगरा से लगभग 100-125 किलोमीटर की दूरी पे ग्वालियर है। तो वहां ग्वालियर में एक बहुत हट्टा कट्टा मजबूत किंगडम, तगड़ा राजा हुआ करता था, मान सिंह तोमर। तो अब ये आगरा में चला गया है, तो आगरा में इसके पड़ोसी बन गए मान सिंह तोमर। तो अब ये एक्सपेंड करेगा। देखो तुम्हारी कैपिटल है यहां पे और 100 किलोमीटर की दूरी पे कोई और राजा है, तो काहे के राजा हो तुम? तो ये अपने आप को एक्सपेंड करना चाहता था, इसके लिए सोच रहा था कि मैं ग्वालियर को कब्जे में ले लूं। तो इसने कई लड़ाइयां लड़ी ग्वालियर से, तो ये इसीलिए फेमस है। ये बार बार आगरा से निकल के ग्वालियर चला जाता था लड़ने के लिए, क्योंकि काफी नजदीक था ग्वालियर, तो इसको काफी मौका मिलता था। तो इसने कुल मिला के 5 बार ग्वालियर पे अटैक किया। बेसिकली ग्वालियर में एक बहुत मजबूत, बहुत मैग्निफिसेंट एक किला बना हुआ है, ग्वालियर का किला, उसी को कब्जा करना चाहता था ये। तो इसने 5 बार कोशिश तो की, लेकिन एक भी बार जीत नहीं पाया राजा मानसिंह से। ग्वालियर के राजा थे मानसिंह। तो फाइनली 1517 में इसकी डेथ हो जाती है और इसका बेटा इब्राहिम लोदी अगला सुल्तान बनता है। और ये आखिरी सुल्तान साबित होता है ना सिर्फ लोधी डायनेस्टी का, बल्कि पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान साबित हुआ। पहला सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से जो कहानी स्टार्ट होती है दिल्ली सल्तनत की, वो इब्राहिम लोदी पे आके खत्म हो जाती है। अब क्यों खत्म हो जाती है वो हम देख लेते हैं। तो इब्राहिम लोदी जो है वो 1517 में बना था, सुल्तान बना था, लेकिन 9 साल तक ही ये राज कर पाया। उसके बाद इसके लाइफ में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। तो वो हम समझ लेते हैं क्या हुआ। तो ये जो है ये आखिरी रूलर क्यों साबित हुआ लोधी डायनेस्टी का, वो जान लेते हैं। तो इब्राहिम लोदी जो था ये काफी घमंडी किस्म का राजा था। तो ये क्या करता था, ये काफी पनिशमेंट वगैरह दे दिया करता था अपने ही मिनिस्टर्स को या मिलिट्री जनरल को, जो किसी भी पोस्ट पे हो, भले किसी हाई रैंक पे ही क्यों ना बैठे हो, उनको ये पनिशमेंट देता था, जेल भिजवा देता था, उनकी पूरी फैमिली को परेशान वगैरह ये किया करता था। ऐसा ये इसलिए किया करता था ताकि लोग इससे डर के रहें, क्योंकि दिल्ली सल्तनत उतनी मजबूत तो नहीं रह गई थी ना जितनी पहले थी। तो ये लोगों को डरा के रखता था। तो इसी वजह से, इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से ये आखिरी एम्परर साबित हुआ। आखिरी इसलिए साबित हुआ क्योंकि बाबर नाम का एक इन्वेडर आया। बाबर नाम के इन्वेडर ने इसको चैलेंज किया। 1526 में इसके साथ बैटल ऑफ पानीपत की लड़ाई लड़ी, और उसी पानीपत की लड़ाई में जो दूसरा इन्वेडर था बाबर, उसने इसको मार दिया। यहां से ही लोधी डायनेस्टी खत्म हो गई और कह लो दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई। बट क्यों बाबर आया था इसके पास, क्यों बाबर को इससे लड़ना पड़ा, वो समझ लेते हैं। तो हुआ यह था कि इब्राहिम खान की हरकतों से परेशान होके, तो ये इब्राहिम लोदी क्या करता था, ये अपने ही मिनिस्टर्स को छोटी सी गलती होने पे भी उनको जेल में डाल देता था, उनकी पूरी फैमिली को परेशान करता था, चाहे वो मिनिस्टर कितने भी ऊंचे पोस्ट पे क्यों ना हो। तो इन सब से जो बाकी लोग थे, जो बाकी मिनिस्टर वगैरह थे, अफगान नोबल्स थे, उनमें डर का माहौल बन गया था। उनको लगता था कि उनको ये कभी भी उनकी जान ले सकता है, कभी भी उनको जेल में डाल सकता है। तो सारे अफगान नोबल्स मिलके एक हो गए और उन्होंने फैसला किया कि कुछ भी करें, कुछ करके इब्राहिम लोदी को उसकी गद्दी से हटाते हैं। तो हर जगह से छोटे छोटे रिवोल्ट्स होने लगे। जो छोटे छोटे अफगान नोबल्स थे, उन्होंने इब्राहिम लोदी के खिलाफ रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया। इब्राहिम लोदी का अपना अंकल दौलत खान, इसने अपने अंकल दौलत खान को पंजाब वाले एरिया का गवर्नर बना रखा था। तो ये जो बाबर नाम का आदमी आया बाहर से, ये बेसिकली कई सालों से पंजाब पे अटैक कर रहा था। बैटल ऑफ पानीपत 1526 में लड़ी गई है ना, उसके काफी पहले से 1519 से ही ये पंजाब में अटैक कर रहा था बाबर। उसी पंजाब का गवर्नर बना के रखा था दौलत खान को। ये दौलत खान कौन है? तो इब्राहिम लोदी का अपना चाचा था ये।
तो इब्राहिम लोदी ने दौलत खान को बोला कि तुम किसी काम के नहीं हो, ये बाबर कौन है, तुम उसको रोक भी नहीं पाते हो, वो पंजाब की जमीन लूटे चला जा रहा है, तुम उसको रोक ही नहीं पाते हो। तो दौलत खान को ऐसा लगा कि इब्राहिम लोदी अब उसको पनिशमेंट देने वाला है, उसको नुकसान पहुंचाने वाला है। इब्राहिम लोदी ने दौलत खान को बुलाया कि तुम मुझसे मिलने दिल्ली आओ। इब्राहिम लोदी ने दौलत खान को कहा कि तुम मुझसे मिलने दिल्ली आओ, लेकिन दौलत खान ने अपने बेटे को भेज दिया क्योंकि उसको लगता था मैं दिल्ली जाऊंगा तो मुझे गवर्नर की पोस्ट से हटा के ये जेल में डाल देगा। तो इस बात से इब्राहिम लोदी गुस्से में आ गया और उसने हुक्म जारी कर दिया कि दौलत खान को पकड़ के लाओ, उसको जेल में डालो। तो अब दौलत खान की जान पे बनाई। दौलत खान को पता था कि इब्राहिम लोदी अब उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो दौलत खान ने क्या किया, ये बाबर तो कई सालों से अटैक कर ही रहा था ना पंजाब पे, लेकिन वो सिर्फ पंजाब तक ही लिमिट रहता था, वो कभी उससे आगे नहीं आता था। तो ये दौलत खान क्या करता है, वो बाबर को इनवाइट करता है कि आप पंजाब तक तो आते हो, क्यों ना आप दिल्ली आ जाओ और दिल्ली में ये जो राजा है इब्राहिम लोदी, इसको आप अटैक करो, इसके साथ लड़ाई लड़ो, इसको हराओ। तो बाबर को पहली बार किसी ने ये फीलिंग दिलाई कि हाँ भाई, दिल्ली सल्तनत का जो राजा है उसको भी हराया जा सकता है। तो बाबर के दिमाग में ये बात बैठ गई कि हाँ चलो, इतने लोग मुझे कह रहे हैं तो मैं चलता हूं, फिर लड़ता हूं इब्राहिम लोदी से। तो ये तो थी दौलत खान की कहानी। उसी वक्त मेवाड़ में एक राजा थे राणा सांगा। क्योंकि इन लोगों ने अपनी कैपिटल आगरा में बना ली थी, तो आगरा के पास बहुत ज्यादा दूर नहीं है, आगरा से ही मेवाड़। तो मेवाड़ वाले जो राजा थे उनको लोधी डायनेस्टी से प्रॉब्लम थी, लोधी डायनेस्टी से इनकी दुश्मनी चलती थी। तो राणा सांगा ने भी काफी ताकत जमा की, काफी राजपूत रूलर्स को अपने साथ मिला रखा था। तो राणा सांगा ने भी बाबर के पास मैसेज भिजवाए, क्योंकि राणा सांगा को बदला लेना था इब्राहिम लोदी से। तो इन्होंने भी बाबर के पास मैसेज भिजवाया कि अगर आप इब्राहिम लोदी पे अटैक करते हो, मैसेज ये था कि अगर आप इब्राहिम लोदी पे दिल्ली में अटैक करोगे तो मैं आगरा पे अटैक कर दूंगा, तो इब्राहिम लोदी को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। तो एक तरह से हेल्प ऑफर की थी और बाबर को कन्विंस किया था कि हाँ आप करो अटैक, हम सब आपके साथ हैं। तो इतनी खबरें मिल रही थी बाबर को, तो बाबर को लगा कि हर कोई चाहता है कि इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटाया जाए। तो बाबर को लगा कि मेरे लिए तो अच्छा ही है ना, मैं तो खुद ही कंट्रोल करना चाहता हूं, इंडिया पे कंट्रोल, कब्जा जमाना चाहता हूं। तो आ गया बाबर इंडिया। तो बाबर ने जो इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसी को कहते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और ये लड़ाई हुई 1526 में। आज हम इसको बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं, लेकिन उस टाइम तो किसी को नहीं पता था ना कि आगे और पानीपत में लड़ाइयां होंगी। तो बैटल ऑफ पानीपत 1526, तो ये 21 अप्रैल की घटना है, उसी दिन हुई थी ये लड़ाई और बहुत ज्यादा लंबी नहीं चली थी। बाबर जो है अपने साथ 12,000 लोगों को लेके आया था। आप यकीन नहीं करोगे बच्चों, एक एग्जाम में यह भी पूछा गया है, देखो आप अगर बहुत अच्छे लेवल के एग्जाम्स दोगे तो आपसे अच्छे लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमने ये जो पीपीटी वगैरह बनाई है, या हम जो भी बाकी मटेरियल बनाते हैं, वो बनाने से पहले हम क्वेश्चन पेपर को विजिट करते हैं, उन क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से स्टडी करते हैं ताकि कोई भी फैक्ट छूट ना जाए। तो जो भी फैक्ट मैं आपको बोल रहा हूं बच्चों याद रखने, वो आपको याद रखना आपके फायदे के लिए है। तो बाबर जो है 12,000 लोगों को लेके आया था, क्योंकि उसने खुद अपनी बुक में यह चीज लिखी है। और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी के पास 40,000 लोगों की लंबी चौड़ी फौज थी। तो बाबर अपने साथ कुछ अच्छे क्वालिटी के वेपन्स लेके आया था, गन्स वगैरह लेके आया था। दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी जो है अपने घोड़े, हाथी, इस तरह के जो जेनेरिक वेपन्स थे उनको लेके गया। ठीक है, तो अब आते हैं सीधा लड़ाई पे। तो बाबर के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो बाबर अपने बेटे वगैरह सबको लेके इंडिया आ गया था, क्योंकि उसका मकसद था कि इंडिया में जाता हूं, बैटल जीत जाऊंगा तो इंडिया पे कब्जा करके वहां अपनी किंगडम स्टैब्लिश कर लूंगा। दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी अपने दोस्त जो ग्वालियर का राजा था विक्रमाजीत, उसको साथ में लेके आया हुआ था। तो क्या हुआ इस बैटल में? तो इब्राहिम लोदी की फौज भले ही कितनी बड़ी थी, लेकिन वो बाबर का मुकाबला नहीं कर पाई।
बाबर अपने साथ कुछ तोप वगैरह, गन्स वगैरह लेके आया था, और इंडियन रूलर्स के पास ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। वो तो तलवार से लड़ते थे, घोड़े और हाथी पे बैठ के लड़ते थे, जबकि सामने से तोपें चल रही थी, गन्स वगैरह चल रहे थे। ठीक है, तो इसका नतीजा क्या निकला कि ऑब्वियसली बाबर जीत गया। 3 घंटों में ही ये लड़ाई खत्म हो गई और बाबर जीत गया। तो बाबर किस्मत से जीता। एक्चुअली बाबर जो तोप और बंदूक लेके आया था, उसको चलाने के लिए बारूद चाहिए ना, तो वो बारूद खत्म होने ही वाला था कि तभी बैटल ही खत्म हो गया। यानी अगर घंटे 2 घंटे और लड़ाई चली होती तो आज शायद हम बाबर को डिस्कस ही नहीं कर रहे होते, बाबर हार गया होता। खैर जो भी हो, तो ये पेंटिंग आप देख पा रहे हो, ये पानीपत की लड़ाई को ही डिपिक्ट करता है। तो इब्राहिम लोदी जो है बाबर से बुरी तरीके से हार गया। फाइनली उसके पास सिर्फ 5000 से 6000 सोल्जर्स ही बचे रह गए थे। तो इन 5-6 सोल्जर्स के साथ इब्राहिम लोदी जब भागने की कोशिश कर रहा था तो बाबर ने उसको मार गिराया। तो ना सिर्फ इब्राहिम लोदी मरा बैटल ऑफ पानीपत के दिन, उसका दोस्त यानी ग्वालियर का राजा विक्रमाजीत भी उस दिन मारा गया। तो मरने का क्या नतीजा हुआ कि इब्राहिम लोदी तो मरा ही, उस साथ में उसके 15,000 सोल्जर्स भी मर गए। तो अब देखो, सुल्तान ही मर गया, सुल्तान, लोधी डायनेस्टी का सुल्तान, पूरे दिल्ली सल्तनत का सुल्तान मर गया। तो सुल्तान मर गया तो डायनेस्टी ही खत्म हो गई ना। तो इस तरह से बैटल ऑफ पानीपत के बाद हम देखते हैं कि लोधी डायनेस्टी अचानक से खत्म हो गई, बैटल में ही राजा मर गया। उसके 3 दिन के बाद बाबर दिल्ली पहुंचा और दिल्ली को बुरी तरीके से लूटा। तो अब क्या है, दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई, क्योंकि इस सल्तनत को जो लोग चलाते थे, जो राजा चलाते थे, वो तो मर गए और बाहर से आया एक इंसान बाबर, वो अपनी किंगडम बसा लेता है। उसी को आज हम मुगल डायनेस्टी या मुगल एम्पायर के नाम से जानते हैं। तो दिल्ली सल्तनत जिसकी कहानी 1206 में शुरू हुई थी, उसकी कहानी बाबर ने खत्म कर दी 1526 में, और 1526 से एक नई डायनेस्टी का जन्म हुआ जिसको आज हम मुगल के नाम से जानते हैं। तो आगे के लेक्चर्स में हम मुगल डायनेस्टी की भी कहानी डिटेल में कवर करेंगे।